मेरा नाम विशेष छतवानी है। मैं एक चार्टर्ड अकाउंटेंट रहा हूँ और अभी असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ गवर्नमेंट कॉलेज में। इन दिनों में हमारी इनकम टैक्स की सीरीज़ चल रही है। 500 MCQ 500 MCQ का हमारा टारगेट है और ये हमारा 12वां सैम्पल पेपर है। सो आज का पहला क्वेश्चन कहता है, अग्रिम कर भुगतान स्थगित करने पर किस धारा के अंतर्गत ब्याज लगेगा। मैं आपको कहूँगा, अगर आपकी तैयारी हो रखी है तो इन क्वेश्चन को मेरे साथ साथ लगाइए, स्क्रीन पॉज कीजिए, खुद ही सॉल्व कीजिए कि अंडर विच सेक्शन इंटरेस्ट शैल बी चार्ज ऑन द डेफरमेंट ऑफ एडवांस टैक्स। आपको पता है कि एक साल में 4 किश्तों में हमें एडवांस टैक्स देना होता है, जिनका भी बनता है 10,000 या ज़्यादा, जिनका भी एडवांस टैक्स बनता है। ऐसे में अगर कोई अपनी इंस्टॉलमेंट नहीं देता है तो किस सेक्शन में ब्याज लगेगा। तो आप पे 234C 234C के तहत आपके ऊपर इंटरेस्ट लगेगा। अगर आप रिटर्न देर से फाइल करते हो, देर से टैक्स जमा कराते हो तो 234A लगता है। अगर आप एडवांस टैक्स जमा नहीं कराते हो तो 234B लगता है। अगर आप इंस्टॉलमेंट देने में आनाकानी, नखरे या कम देते हो तो 234C लगता है। और अगर आपको ज़्यादा रिफ़ंड कर दिया गया हो, गलती से आईटी डिपार्टमेंट ने आपके आईटी रिटर्न के बेस पे आपको ज़्यादा रिफ़ंड कर दिया हो, तो बाद में उस रिफ़ंड की रिकवरी होगी और ब्याज समेत होगी, 0.5% इंटरेस्ट होगा। तो ये सारी बातें एक्स्ट्रा लिखी हुई हैं, आप PDF डाउनलोड कर लीजिएगा। ना मिले तो आप हमें इस नंबर पे व्हाट्सएप कर लीजिएगा, हम आपको भेज देंगे। अगला क्वेश्चन कहता है, अवयस्क पुत्र की आय 20,000 रुपये एवं अवयस्क पुत्री की आय 12,000 रुपये पिता की आय में शामिल की गई। एक माइनर सन है, उसको 20,000 की इनकम हो रही है। एक माइनर डॉटर है, उसकी इनकम 12,000 हो रही है, फादर में शामिल की गई। तो हमसे पूछ नहीं रहा, तो शायद ऐसा हुआ होगा कि माता या पिता की इनकम में से पिता की इनकम ज़्यादा रही होगी, इसलिए दोनों माइनर बच्चों की इनकम को उसमें जोड़ दिया गया। तो यहाँ ये पूछ रहा है पिता को कितनी छूट मिलेगी। अब यहाँ पे क्या होता है, बच्चा अधिकतर याद करके जाता है 1500 की छूट मिलती है, लेकिन आप याद रखिए 1500 रुपया तक है और वो प्रति बच्चा है। जैसे आपने पहले बच्चे की 20,000 जोड़ी तो आपको आराम से 1500 तक की कटौती मिलेगी, और दूसरे बच्चे की इनकम आपने 12,000 जोड़ी तो इस मामले में भी आपको 1500 रुपये तक की कटौती मिलेगी। टोटल आपको 3,000 रुपये तक का डिडक्शन मिलेगा। तो पहला क्वेश्चन नो एग्जेम्पशन, दूसरा ऑप्शन 1500 की कटौती मिलेगी गलत ऑप्शन है, क्योंकि इसने पूछा पिता को कितनी छूट मिलेगी, तो उसे दोनों बच्चों के संबंध में मिलेगी और उसे 3,000 की कटौती मिलेगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मैच द फॉलोइंग। एक तरफ सेक्शन लिखे हैं, सेक्शन 87A, सामने लिखा है 5,000 रुपये, 12,500 रुपये और एक्चुअल टैक्स विच एवर इज लोअर 1,500 रुपये, 30% ऑफ डिडक्शन। सेक्शन 80C, तो सेक्शन 87A किस चीज़ का है, रिबेट का। रिबेट जो अभी ओल्ड टैक्स रिजीम चल रहा है उसमें रिबेट अभी भी 12,500 की है। तो जो न्यू टैक्स रिजीम है उसमें डिडक्शन 25,000 तक की है, लेकिन जो ओल्ड टैक्स रिजीम है उसमें अभी भी 12,500 या एक्चुअल टैक्स तक की कटौती है। तो आपका जो फर्स्ट है, फर्स्ट बी के साथ जाके मैच हो गया। सेक्शन 80G, 80G, जी जी घर, ऐसे सोच लो घर। तो अगर आप घर का रेंट चुकाते हो तो आपको 80G का बेनिफिट मिलेगा, और ये बेनिफिट 5,000 रुपया पर महीने तक होता है मैक्सिमम। तो मेरा सेकंड जाके ए के साथ मैच होगा। इसके बाद है सुकन्या समृद्धि स्कीम। सुकन्या समृद्धि स्कीम में आप पैसा जमा कराओगे तो 80C का बेनिफिट मिलेगा आपको। ठीक है, अपनी गुड़िया के लिए, डॉटर के लिए आप सुकन्या समृद्धि स्कीम में खाता खुलवा सकते हैं, 80C का बेनिफिट मिल सकते हैं, बहुत ही बढ़िया योजना है। माइनर चाइल्ड एग्जेम्पशन अभी अभी करके आए हैं, 1,500 रुपये तक की होती है, तो आपका ये चौथा जाके सी से मिल जाएगा। अब यहाँ से पाँचवा बचा है और यहाँ BAEC में से ABC हो गया तो D बचा है। और वैसे क्या था, एरियर ऑफ रेंट। अगर हमें एरियर ऑफ रेंट मिलता है, मतलब बकाया किराया मिलता है, तो हमें 30% तक की डिडक्शन भी मिलती है। मतलब जितना हमें बकाया किराया मिलेगा, मान लो सपोज़ करो हमने किसी व्यक्ति को रेंट पे मकान दे रखा था और बाद में कोई डिस्प्यूट हुआ, हमने कोर्ट में केस किया, कोर्ट में केस हम जीत गए और हमें 2 साल का बकाया किराया मान लो 60,000 रुपये और मिला, तो 30% इस पर डिडक्शन मिलेगी, बाकी अमाउंट टैक्सेबल होगा। तो ये आपका पाँचवा D से मैच होगा। इसमें चारों ऑप्शन आपको मिलेंगे एग्जाम में, तो फिर जो आप सही ऑप्शन हो उसे आप पिक कर लेना। इसमें मुझे पाँचों चारों ऑप्शन देने चाहिए थी, जगह कम थी, तो मैंने सीधा आपको आंसर दे दिया है। पर ये मैचिंग वाले कौन से क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, 2-3 क्वेश्चन तो ऐसे आएंगे ही आएंगे। चलिए इसके बाद अपन देखते हैं आय के मिलान या क्लबिंग से संबंधित धाराएं कौन सी है। धारा 60 से 69, धारा 60 से 64, 60 से 67 और धारा 68 से 69। तो आपको बताना है कि ये जो क्लबिंग होती है, क्लबिंग में क्या होता है, जैसे ए व्यक्ति है
और ये बी व्यक्ति है, तो इनकम होती तो है बी व्यक्ति को, इनकम रिसीव तो होती है बी व्यक्ति को, लेकिन वो ए व्यक्ति के खाते में जोड़ दी जाती है, उसे ए व्यक्ति की आय मानी जाती है। इसे बोलते हैं क्लबिंग करना, आय का संकलन करना या आय का मिलाना। इसकी संबंधित धाराएं हैं सेक्शन 60 to 64। ठीक है, सेक्शन 60 to 64 ये टैक्स इवेजन को रोकने के लिए है, कर की चोरी को रोकने के लिए है। मैं आपको कुछ धाराओं के बारे में बताता हूँ। सेक्शन 60 इज़ अबाउट ट्रांसफ़र ऑफ इनकम विदाउट ट्रांसफ़र ऑफ असेट्स। कई बार क्या होता है, जैसे मान लो मेरे पास 2 टैक्सियाँ हैं, 2 टैक्सियों में से मैंने दोनों टैक्सियों से इनकम आती है और मैंने एक बॉन्ड भर के दे दिया बी व्यक्ति के पक्ष में कि इस सेकंड टैक्सी से जो इनकम आएगी वो बी व्यक्ति की मानी जाएगी। तो मेरे ऐसा कहने से नहीं होता है। उस केस में मैंने क्या किया, असेट ट्रांसफ़र नहीं की, केवल इनकम ट्रांसफ़र किया। सेकंड है रिवोकेबल ट्रांसफ़र ऑफ असेट्स, असेट्स का खंडनीय हस्तांतरण। यानी अगर मैं सपोज करूँ सेकंड केस में ऐसा करूँ कि है ना, मेरी जो दूसरी टैक्सी है वो उसे दे दूँ, मैं उसे कहूँ कि ये टैक्सी मैं बी के नाम कर रहा हूँ, लेकिन जब चाहूँगा मैं टैक्सी वापस ले सकूँगा, या ऐसा होगा वैसा होगा। यानी आप ट्रांसफ़र करें लेकिन उसके अंदर कोई कंडीशन डाल दें या कोई इंटरेस्ट सिक्योर कर लें, तो वो होता है रिवोकेबल ट्रांसफ़र, जिसे सच्चा ट्रांसफ़र नहीं माना जाता। इसके बाद सेक्शन 64(1)(2), 14, 17 क्लबिंग ऑफ स्पाउसल इनकम। इसमें जीवन साथी की आय, जीवन साथी को जो आय हो रही है वो कुछ दशाओं में इस वाले जीवन साथी की मान ली जाती है। ठीक है, जैसे मान लो पति है, पति ने पत्नी को एक बिल्डिंग गिफ्ट कर दी, तो उसका जो बिल्डिंग का किराया आएगा वो पति का ही माना जाएगा। इसके अलावा सेक्शन 64(1)(6), 64(1)(8 क्लबिंग ऑफ इनकम इन केस ऑफ सन्स वाइफ, बहू। ठीक है, बहू या पुत्र वधू। कई बार सास ससुर कोई प्रॉपर्टी है वो अपने बहू के नाम कर देते हैं, तो ऐसे में वो इनकम सास ससुर की जिसने भी ट्रांसफ़र किया हो उसकी मानी जाती है। सेक्शन 64(1)(a क्लबिंग ऑफ इनकम ऑफ अ माइनर चाइल्ड। बहुत सारे मामले ऐसे हैं जहाँ माइनर चाइल्ड को इनकम होती है लेकिन वो इनकम उसके पेरेंट्स की मानी जाती है। और क्लबिंग ऑफ इनकम एंड HUF, तो ये कुछ धाराएं हैं। क्लबिंग ऑफ इनकम ऑफ HUF ये होता है कि इसमें क्या होता है, एक HUF होता है और उसका परिवार का एक सदस्य होता है। परिवार का सदस्य कोई असेट्स HUF के नाम कर देता है और वो चाहता है कि इनकम HUF की मानी जाए, लेकिन ऐसा नहीं होगा, वो इनकम उस सदस्य की ही मानी जाएगी। तो ये क्लबिंग के प्रावधान है 60 से 64 तक। अवयस्क विवाहित पुत्री की आय। क्वेश्चन ये है कि मान लो ये एक पापा होते हैं, ये एक मम्मी होती है और इनकी एक ये छोटे से छोटे वाली गुड़िया होती है। ये गुड़िया 17 साल की हुई, 17 साल की हुई तो इसकी शादी कर दी गई। ठीक है, अब ये अपने ससुराल में रहा करती है। तो मान लीजिए कि इस पिताजी ने एक बिल्डिंग इस डॉटर के नाम की थी जो कि माइनर है, शादी कर चुकी है। इस बिल्डिंग का रेंट आता है, तो क्वेश्चन ये है कि ये रेंट किसका माना जाएगा, इस गुड़िया का माना जाएगा, पापा या मम्मी में जाएगा, या इस लड़की के हस्बैंड में जाएगा। तो देखिए, जो माइनर चाइल्ड की क्लबिंग वाले रूल हैं उसमें लिखा है कि माइनर की इनकम माता या पिता में जुड़ी जाएगी। उसमें ये नहीं लिखा हुआ है कि शादी हो गई हो तो स्थिति बदल जाएगी क्या। तो अगर माइनर मैरिड डॉटर है तो उसकी इनकम भी माता या पिता जिसकी आय ज़्यादा हो। एक बार क्लियर समझ लो, कई बार ये भी कन्फ्यूज़न होता है। जैसे सपोज करो, जैसे एग्जांपल में फादर ने एसेट ट्रांसफ़र की थी अपनी डॉटर को, ठीक है, और फादर की एनुअल इनकम 12 लाख है और जो मदर है उसकी एनुअल इनकम 15 लाख है। तो ये जो माइनर डॉटर की इनकम आएगी वो मदर में जुड़ी जाएगी। कोई ये कहेगा सर ट्रांसफ़र तो फादर ने की है, ऐसा नियम नहीं है। अगर फादर मदर दोनों साथ रहते हैं तो नियम ये है कि माइनर की इनकम उस माता या पिता में जुड़ी जाएगी जिसकी आय इस क्लबिंग को करने से पहले ज़्यादा है। तो जिसकी आय ज़्यादा है, जैसे मैंने एग्जांपल में 15 लाख रुपए मदर की आय बताई जो कि ज़्यादा है, तो फिर उस माइनर डॉटर की इनकम मदर में जुड़ी जाएगी। तो क्वेश्चन ने ये कहा कि है ना, ये जो इनकम होगी वो माइनर डॉटर के हाथों में टैक्सेबल है, गलत है। मम्मी या पापा में शामिल की जाएगी जिसकी भी आय ज़्यादा है, बिल्कुल सही है। सी ये कहना कि ये इनकम एग्जेम्प्ट है, गलत है। और डी में ये कहना गलत है कि इनकम उस माइनर डॉटर के जो हस्बैंड होंगे, जो कंवर साहब होंगे, पावना, उसकी इनकम में जाएगा, ये भी गलत है। तो ठीक है, इसका आंसर बी ही रहेगा। चलिए, सिंपल। स्टूडेंट, अगर आपको हमारी ये MCQ क्वेश्चन बहुत अच्छे लग रहे हैं तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमने 2000 से भी ज़्यादा MCQ का एक क्वेश्चन बैंक तैयार किया है। उस MCQ क्वेश्चन बैंक के कुछ फीचर्स मैं आपको बताता हूँ।
पहली बात तो ये कि ये करंट असेसमेंट ईयर के मुताबिक हैं। हम हर साल हमारा इनकम टैक्स का क्वेश्चन बैंक अपडेट किया करते हैं, तो आपको अपडेटेड एमसीक्यू मिलेंगे। दूसरी बात, साथ ही साथ आपको चैप्टर वाइज नोट्स मिला करेंगे। साथ ही साथ हमने 50 सैम्पल पेपर भी दिए हैं ताकि आप देख सकें कि आपने कितनी तैयारी की है और तैयारी का लेवल कैसा है। साथ ही साथ 50 वीडियो लेक्चर्स आपको मिलेंगे ताकि क्वेश्चनों को अप्रोच कैसे करना है वो अप्रोच आपको सीखने को मिले। ये सारे के सारे क्वेश्चन हिंदी में और साथ ही साथ अंग्रेज़ी में भी हैं ताकि किसी भी मीडियम के स्टूडेंट्स इसको कर सकें। अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं और यूजीसी नेट कॉमर्स की तैयारी कर रहे हैं तो ये इनकम टैक्स का क्वेश्चन बैंक आपके लिए रामबाण साबित होगा। आप फ़ोन पे भी इसे एक्सेस कर सकते हैं और अगर आप कंप्यूटर या अपने लैपटॉप पे भी इसको देखना चाहें तो देख सकते हैं। तो ये 2000 एमसीक्यू का क्वेश्चन बैंक हमारे ऐप पे अवेलेबल है, ज़रूर देखिएगा, ज़रूर चेकआउट कीजिएगा। छठा क्वेश्चन कहता है भूमि से संबंधित परंतु कृषि आय नहीं है। मतलब कुछ एग्जाम्पल दिए हैं, जैसे स्वयं उग आई हुई घास। अगर कोई इनकम है, मतलब कोई घास है जो खुद उग गई है फिर हमने उसको बेचा, तो क्या हम कृषि आय कमा रहे हैं? नहीं। मछली क्षेत्रों की आय, मतलब एक ऐसा एरिया है जिसमें से अपन मछली निकालते हैं, मछली निकाल के बेचते हैं, तो क्या ये इनकम कृषि आय है? नहीं। खानों की रॉयल्टी से आए, मान लीजिए हमारा खेत है, खेत के पास में खान है और वहाँ से हमें रॉयल्टी इनकम होती है, तो ये इनकम ये बताना चाह रहा है कि ये भूमि या तालाब या पशुओं से जुड़ी हुई इनकम है, लेकिन ये इनकम है कृषि इनकम या एग्रीकल्चर इनकम नहीं है। तो ये उपरोक्त सभी ये सारे ही एग्रीकल्चर इनकम के एक्सेप्शंस हैं। मैंने पिछली वीडियो में भी आपको एग्रीकल्चर इनकम के एक्सेप्शंस पढ़ाए थे, यहाँ तक तो मैंने रीडिंग भी लगा दी थी, एक बार और रीडिंग लगाता हूँ। जो एग्रीकल्चर फार्म पे जो मैनेजर काम करता है उसको जो सैलरी मिलती है वो सैलरी हेड में ही मानी जाती है। मेयरली कि वो एग्रीकल्चर फार्म पे काम करता है, इससे इनकम एग्रीकल्चर नहीं हो जाती। ईंटों के भट्टे से होने वाली आय, आपने खेतों के अंदर खेती नहीं करके ईंटों का भट्टा लगा दिया, तो इसका मतलब है भूमि का प्रयोग आप कृषि कार्यों के अलावा कर रहे हो, तो ये अब एग्रीकल्चर इनकम नहीं होगी। कृषकों को सिंचाई के लिए पानी देने से होने वाली आय, खेती के लिए आप वाटर सप्लाई करते हो, इरिगेशन के लिए वाटर सप्लाई करते हो, लेकिन आप खेती नहीं कर रहे हैं तो एग्रीकल्चर इनकम नहीं है। इसी तरह से डेयरी फार्म से होने वाली पशु पक्षी पशुओं का दूध वगैरह बेच के जो इनकम होती है डेयरी फार्म की इनकम, वो एग्रीकल्चर इनकम नहीं होती। इसी तरह से अगर कोई कंपनी एग्रीकल्चर में लगी हुई है और हमें डिविडेंड मिलता है तो डिविडेंड पाने वाले के लिए वो अदर सोर्स में इनकम माना जाएगा, उसे एग्रीकल्चर इनकम नहीं माना जाएगा। तालाब के सिंगाड़ों से प्राप्त आय, सिंगाड़े होते हैं तालाब में उगते हैं, वो भी एग्रीकल्चर इनकम नहीं है क्योंकि वो लगभग खुद से उग जाते हैं। इसी तरह से समुद्र या झील के पानी से नमक निकालने से होने वाली आय भी एग्रीकल्चर इनकम नहीं है। ये पहले भी आ गया है कि एग्रीकल्चर फॉर्म पे जो लोग काम करते हैं उनको जो सैलरी मिलती है। अच्छा, अगर कोई कृषक है उसकी बम्पर पैदावार हुई और उसे इनाम मिला तो वो इनकम भी एग्रीकल्चर इनकम नहीं है। हालांकि इसका इनकम से लग रहा है कि एग्रीकल्चर की वजह से इसको बम्पर इनाम मिला, बट अगेन एग्रीकल्चर इनकम में आपको कुछ प्रारंभिक कार्य, जैसे मैंने बताया ना, भूमि को जोतना, सिंचाई करना, बीज देना, पानी देना, कटाई करना, ये कुछ ज़रूरी काम है जो करने ज़रूरी होते हैं, तो वो एग्रीकल्चर इनकम मानी जाती है। इसी तरह से अगर कोई एग्रीकल्चर लैंड से कि को अपन ने गिरवी लिया, उसके ऊपर ब्याज वगैरह दिया, तो ब्याज लेने वाले देने वाले के लिए ये इनकम एग्रीकल्चर इनकम नहीं मानी जाएगी। इसी तरह से अगर किसी व्यक्ति ने खड़ी फसल को खरीद लिया और उसे बेचा तो भी वो एग्रीकल्चर इनकम नहीं मानी जाएगी। ठीक है, चलिए इसके बाद वापस से आपको मैच करना है। एक तरफ लिखा हुआ है कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ ₹8,000 इन कैश बाय अ कंपनी टू अ पॉलिटिकल पार्टी। अगर आप कैश के अंदर कंट्रीब्यूशन करोगे किसी पॉलिटिकल पार्टी को तो आपके ऊपर 80 GGC का डिडक्शन आपको नहीं मिलेगा। ऑप्शन में आप सामने देखिए, अलाउड एज अ डिडक्शन इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, नॉट एलिजिबल, ये सही है, नॉट एलिजिबल फॉर डिडक्शन अंडर सेक्शन 80 GGB। क्योंकि कंपनी जब पॉलिटिकल पार्टी को डोनेट करती है तो 80 GGB लगता है। कंपनी के अलावा जब बाकी लोग करते हैं डोनेट तो 80 GGC लगता है, लेकिन इसमें कैश डोनेशन अलाउड नहीं है, तो आपका पहला जाके सी के साथ मैच होगा। इसके बाद है कमोडिटी ट्रांजैक्शन टैक्स, वस्तु क्या जो लेन देन कर है, वो वस्तु लेन देन कर है उसे आप देखो, एक होता है सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स और एक होता है कमोडिटी ट्रांजैक्शन टैक्स। अगर इन दोनों से होने वाली इनकम को आप अपनी बिजनेस इनकम में शामिल करते हो तो फिर इन टैक्सेस को बिजनेस एक्सपेंस के रूप में दिखा सकते हो। तो कमोडिटी ट्रांजैक्शन टैक्स को मैं सामने लिखूंगा अलाउड एज ए डिडक्शन वाइल कंप्यूटिंग बिजनेस इनकम। आप इसको बिजनेस इनकम कैलकुलेट करते समय दिखा सकते हो खर्चे के तौर पे। फॉरफीचर ऑफ एडवांस रिसीट फॉर ट्रांसफ़र ऑफ कैपिटल एसेट्स बहुत आसान है। अगर हम कोई
असेट्स बेचने जा रहे थे, हमने कोई अग्रिम राशि या एडवांस राशि ले ली थी और बाद में सामने वाला सौदा पूरा नहीं कर पाया और हमने वो एडवांस राशि अगर जब्त कर ली तो ये हमारी इनकम मानी जाएगी, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स माना जाएगा। एक ज़माने में इसे कॉस्ट ऑफ असेट्स में से कम किया जाता था, पर आजकल इसको इनकम फ्रॉम अदर सोर्स माना जाता है, जो भी पैसा आप जब्त कर लेते हो उसको। तो इसके थर्ड का जाके बी के साथ कनेक्ट हो गया। इसके बाद है इंटरेस्ट फ्रॉम सुकन्या समृद्धि खाता। हमने ये बात कर ली थी कि सुकन्या समृद्धि खाता खोलने पर एटीसी का डिडक्शन मिलता है और इसका जो ब्याज होता है वो कर मुक्त होता है। तो ये जो इंटरेस्ट फ्रॉम दिस पर्टिकुलर अकाउंट मिलेगा वो आपका नॉट इंक्लूडेड इन टोटल इनकम। इसके बाद है अमाउंट पेबल टू द इंडियन रेलवे फॉर यूज़ ऑफ रेलवे एसेट्स। अगर आप भारतीय रेलवे को रेलवे संपत्तियों का इस्तेमाल करने के लिए अमाउंट अगर दिए है तो आपको कटौती तभी मिलेगी जब आप उसका भुगतान करोगे। पीजीपीपी वाले चैप्टर में कुछ भुगतान ऐसे हैं जैसे सेल टैक्स का पेमेंट हुआ, कर्मचारियों को बोनस कमीशन का पेमेंट हुआ, उनका भुगतान करने पर ही आपको कटौती मिलेगी। केवल अक्रू हो जाने से, ड्यू हो जाने से या आउटस्टैंडिंग रह जाने पर आपको कटौती नहीं मिलेगी। आपको वर्ष समाप्त होने या आईटीआर फाइल करने की जो लास्ट डेट है उससे पहले भुगतान करना ज़रूरी है। उसमें रेलवे भी है, रेलवे की संपत्तियों के लिए भुगतान करने पर ही आपको कटौती मिलेगी। आपको वहाँ बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे, लेकिन ये जो ऑप्शन जिस कॉम्बिनेशन में हो आपको वो सिलेक्ट करना है। पहले का सी, दूसरे का ए, तीसरा बी, चौथा ई, पांचवा डी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन सी मकान संपत्ति से आय कर योग्य नहीं है? तो जो फार्म हाउस पे आय होती है, फार्म हाउस बेसिकली कृषि भूमि पे स्थित होता है, तो इस इनकम को हाउस प्रॉपर्टी में नहीं शामिल करेंगे। राजा ने अगर अपना महल किराए पे ना दिया हो तो राजा के जो रहने का महल होता है उससे भी होने वाली, तो उसकी इनकम को टैक्सेबल नहीं किया जाता है। इसी तरह अगर बिल्डिंग को व्यवसाय के लिए यूज़ किया जाए, सपोज़ करो मेरा एक बिल्डिंग है उसमें मैं दुकान चलाता हूँ या ऑफिस चलाता हूँ, तो फिर ऐसे मकान की आय शून्य मानी जाएगी। तो वापस बोल देता हूँ, कृषि भूमि पे जो स्थित फार्म हाउस है उससे मकान शून्य मानी जाती है। राजा ने अगर अपना महल किराए पर नहीं दिया है तो उसकी इनकम शून्य मानी जाती है। और ऐसे मकान या भवन जिनका इस्तेमाल व्यापार को चलाने के लिए किया जाता है उनकी इनकम हाउस प्रॉपर्टी में टैक्सेबल नहीं होती। तो उपरोक्त सभी इसका आंसर आएगा। ये आप बातें याद कर लीजिएगा। कृषि भूमि पर अगर कोई मकान स्थित हो जिसका कृषि कार्यों में प्रयोग होता हो, ये फार्म हाउस के लिए लैंग्वेज है, तो क्या होता है, निम्न दशाओं में मकान संपत्ति की इनकम कर मुक्त होती है। पहला केस ये है, अगर भूतपूर्व राजा, क्योंकि अब तो राजा महाराजा रहे नहीं, एक्स रूलर, अगर कोई पहले भूतपूर्व राजा रहा हो उसके एक महल का वार्षिक मूल्य यदि इसे किराए पर न दिया गया हो। इसी तरह अगर करदाता ने, असेसी ने स्वयं के व्यापार या पेशे में अगर मकान को यूज़ किया हो तो फिर ये एग्जेम्प्ट रहेगा। इसके अलावा विशेष संस्थाओं, संघों अथवा स्थानीय सत्ता के मकान से आए। देखिए, जो भी संस्थाएं चैरिटेबल या रिलीजियस कार्यों के लिए लगी हुई है, जिन्होंने ट्रस्ट बनाया है, उनकी अगर हाउस प्रॉपर्टी से इनकम होती है तो वो एग्जेम्प्ट होती है। जो लेबर यूनियन है उनकी हाउस प्रॉपर्टी से जो इनकम होती है वो एग्जेम्प्ट होती है। इसी तरह से अगर कोई लोकल अथॉरिटी है उनकी हाउस प्रॉपर्टी की इनकम एग्जेम्प्ट होती है। इसी तरह विपणन प्राधिकरण, मार्केटिंग ट्रिब्यूनल के गोदामों को किराए पर देने से होने वाली आय एग्जेम्प्ट होती है। पांचवा सुन लीजिए पूरा। यदि कोई व्यक्ति मकान बनाने व बेचने का कार्य करता है तथा वित्तीय वर्ष के अंत में कुछ मकान बिना बिके रह जाते हैं, अर्थात स्टॉक में रह जाते हैं, तो ऐसे बिना बने मकान जिस गत वर्ष में बनकर तैयार हुए हैं उससे अगले 2 वर्ष तक कर मुक्त होंगे। ठीक है, तो ये कह रहा है कि अगर कोई व्यक्ति प्रॉपर्टी खरीदना बेचने का काम करता है, कोई प्रॉपर्टी बिक नहीं पाई, उसने किराए पे चढ़ा दी, तो 2 साल तक उसकी इनकम को एग्जेम्प्ट माना जाएगा। इसके अलावा हमें पता है कि जो इंडिविजुअल या एचयूएफ है वो, उनके पास अगर रहने के मकान है और एक से ज़्यादा है तो 2 मकानों तक इनकम शून्य होती है। अगर 3 मकान है तो तीसरे मकान को किराए पर दिया गया माना जाएगा, डीम्ड लेट आउट माना जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन कहता है, एक अनिवासी व्यक्ति को कलात्मक पुस्तक पर रॉयल्टी के 4 लाख रुपए मिले, उसे धारा 80 QQB में कटौती मिलेगी। 80 QQB सुनते ही अपने को 3 लाख तक की कटौती याद आती है, लेकिन वो कटौती अनिवासी व्यक्ति को नहीं होती है, तो उसका आंसर निल आएगा। तो आप याद रखिएगा कि कौन कौन सी कटौतियाँ अनिवासियों को नहीं मिला करती हैं। तो अब ये उसमें जो 80 QQB का डिडक्शन है वो नहीं मिलता है अनिवासी को, नॉन रेजिडेंट को ये बेनिफिट नहीं मिलता है। ठीक है, आगे कहता है, द टाइम लिमिट फॉर एक्विजिशन और कंस्ट्रक्शन ऑफ सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस प्रॉपर्टी फॉर क्लेमिंग डिडक्शन ऑफ इंटरेस्ट इज।
ब्याज की कटौती का दावा करने के लिए स्व अधिकृत गृह संपत्ति के अधिग्रहण या निर्माण की समय सीमा है 5 साल है इसका आंसर। 3 साल, 5 साल, 8 साल, 10 साल। तो देखो, अगर आपने मकान बनवाने के लिए लोन लिया है, जैसे मान लीजिए कि आपने 11 अक्टूबर 2017 को लोन लिया है, तो 11 अक्टूबर का वित्तीय वर्ष समाप्त होगा 31 मार्च 2018 को। तो यहाँ से 5 साल पकड़ लो, 31 मार्च 2023 तक मकान बनके तैयार हो जाना चाहिए। आई रिपीट, अगर आपने मकान बनाने के लिए लोन लिया है तो जिस फाइनेंशियल ईयर में लोन लिया है उस फाइनेंशियल ईयर की समाप्ति से, 5 साल के अंदर आपका मकान बन के तैयार हो जाना चाहिए। उस केस में आपको 2 लाख रुपए तक का डिडक्शन मिल सकता है फॉर सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी। ठीक है, तो ये 5 साल की लिमिट आप याद रखिएगा। पहले ये लिमिट 3 लाख हुआ करती थी, अभी इन दिनों में ये लिमिट 5 साल की है, पहले 3 साल थी। 11वां क्वेश्चन कहता है XYZ LLP फॉल्स अंडर विच कैटेगरी ऑफ पर्सन। एक LLP क्या होता है? लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। तो वो किस श्रेणी में आती है? तो कोई अगर LLP फर्म है तो उसे इंडिविजुअल कहेंगे या पार्टनरशिप फर्म कहेंगे, कंपनी कहेंगे या एसोसिएशन ऑफ पर्सन कहेंगे? तो इसे अपन पार्टनरशिप फर्म कहेंगे। LLP फर्म ही कहा जाता है। बेसिकली क्या होता है, पार्टनरशिप जो टिपिकल पार्टनरशिप होती थी उसमें साझेदारों का दायित्व असीमित होता था। तो एक LLP कॉन्सेप्ट लाया गया 2008 में अंदर। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि जैसे फर्म है उन पे 30% की टैक्स रेट होती है, तो LLP पे भी 30% की टैक्स रेट होती है। LLP पे वही नियम लागू होते हैं जो फर्म पे लागू होते हैं। हालांकि LLP के अंदर कुछ या कहें अधिकांश सदस्यों का दायित्व सीमित होता है। ठीक है, इसके अलावा कुछ मैंने एक क्वेश्चन दिया है, आप इसमें पढ़ के ट्राई कीजिएगा कि किस व्यक्ति को कौन सी कैटेगरी में रखा जाएगा। कौन इंडिविजुअल माना जाता है, किसे हम HUF कहते हैं, किसे फर्म, किसे कंपनी, किसे लोकल अथॉरिटी, किसे आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन या किसे AOP वगैरह। ठीक है, एक क्वेश्चन है म्यूनसिपैलिटी ऑफ दिल्ली फॉल्स अंडर द विच कैटेगरी ऑफ पर्सन। म्यूनसिपैलिटी ऑफ दिल्ली, इसे क्या बोलेंगे? नगर पालिका। तो देखो, शहरी क्षेत्रों में प्रशासन के लिए क्या होता है? एक होता है नगर पालिका, एक होता है नगर परिषद और एक होता है नगर निगम। उनकी अथॉरिटी होती है, तो ये है लोकल अथॉरिटी। ठीक है, इंडिविजुअल ABC, राम मोहन सोहन, ये इंडिविजुअल माने जाते हैं। और मान लीजिए एक A है, एक कंपनी है और एक फर्म मिलके किसी प्रोजेक्ट को मिलके करें तो वो एसोसिएशन ऑफ पर्सन कहलाते हैं। कोई यूनिवर्सिटी है तो वो आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन कहलाती हैं। या किसी मंदिर के देवी देवता पे टैक्स लगना हो या उस मंदिर की इनकम पे टैक्स लगना हो तो उसे आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन माना जाता है। तो लेकिन ये जो नगर पालिका, नगर परिषद, नगर निगम, कंटोनमेंट बोर्ड, ये जो होते हैं ना, ये लोकल अथॉरिटी होते हैं। इसी तरह ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायत, ग्राम पंचायत, ठीक है, पंचायत समिति, जिला परिषद, ये सब। A senior citizen having total income consisting of pension and let out property income aggregating of 6 lakh रुपये must have paid advance tax during the financial year 23। कहता है एक वरिष्ठ नागरिक है, उसकी इनकम 6 लाख रुपए है। 6 लाख में इनकम में पेंशन की इनकम भी है और हाउस प्रॉपर्टी से होने वाली इनकम भी है। तो बताओ उसे कितना एडवांस टैक्स देना होगा? तो मैं ये कहता हूँ कि 2 लोगों को एडवांस टैक्स नहीं देना पड़ता। एक तो जिनकी टैक्स लायबिलिटी लेस देन 10,000 हो, जिनका भी टैक्स 10,000 रुपये से कम हो, एक तो उनको एडवांस टैक्स नहीं देना। इसी तरह से अगर कोई सीनियर सिटीज़न है और अगर वो बिज़नेस से इनकम नहीं कमाता है तो उसे एडवांस टैक्स देने की ज़रूरत नहीं है। यानी ये यूँ हुआ कि अगर कोई सीनियर सिटीज़न है, उसकी बिज़नेस से इनकम है और 10,000 से ज़्यादा है तो उसको भी एडवांस टैक्स देना पड़ेगा। लेकिन जैसे हमारे मामले में जो सीनियर सिटीज़न है उसको इनकम आ रही है पेंशन से, उसको इनकम आ रही है हाउस प्रॉपर्टी से, बिज़नेस से इनकम आ नहीं रही, तो उसको एडवांस टैक्स देने की ज़रूरत नहीं है। तो इस क्वेश्चन में यही था कि कितना एडवांस टैक्स देना पड़ेगा, तो आंसर होगा नील, एडवांस टैक्स देने की ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा एक नियम और होता है, वो नियम होता है कि अगर कोई व्यक्ति 44 AD में लगा हुआ है, 44 AD के अंतर्गत जो प्री अजम्पटिव इनकम, परिकल्पित आय का विकल्प ले रखा है, तो उसको टुकड़ों में, 4 टुकड़ों में एडवांस टैक्स देने की ज़रूरत नहीं है। वो 15 मार्च तक अपना एडवांस टैक्स जमा करा सकता है। तो ये एक्स्ट्रा नियम आप ज़रूर पढ़िएगा। ठीक है, चलिए इसके बाद कहता है फ्री मील वर्थ 120 पर मील फॉर 200 डेज प्रोवाइडेड बाय द एम्प्लॉयर ड्यूरिंग द वर्किंग आवर्स इन अ रिमोट एरिया। ठीक है,
एग्जाम्ड अप टू 50 रुपये मील, टैक्सेबल अप टू 50 रुपये मील, फुल्ली एग्जाम्ड, फुल्ली टैक्सेबल। हो क्या रहा है, दूरस्थ क्षेत्र में काम के घंटों के दौरान एक नियोक्ता द्वारा 200 दिनों के लिए 120 रुपये प्रति भोजन का निःशुल्क प्रदान किया जाता है। तो क्या नियम लगेगा? देखिए, नियम जनरली क्या होता है कि अगर वर्किंग आवर के दौरान एम्प्लॉयर, ये एम्प्लॉयर है और ये एम्प्लॉई है, अगर वर्किंग आवर के दौरान एम्प्लॉई को फूड फैसिलिटी दी जाती है तो 50 रुपये तक एग्जेम्प्ट होता है और बाकी हिस्सा टैक्सेबल होता है। यानी अगर ये नॉर्मल क्वेश्चन होता तो मैं कहता कि इसे 120 रुपये का खाना खिलाया जा रहा है, इसमें से 50 रुपये एग्जेम्प्ट होगा और बाकी 70 रुपये टैक्सेबल होगा, और इसको ऐसा 200 दिन तक खाना खिलाया गया तो 14,000 रुपये फूड फैसिलिटी के नाम से टैक्सेबल होगा। लेकिन इसमें नियम ये है कि अगर ये फूड फैसिलिटी रिमोट एरिया में दी गई है तो वो फुल्ली एग्जेम्प्ट होगी। तो जनरल रूल है 50 रुपी तक एग्जेम्प्ट, लेकिन इफ़ फूड फैसिलिटी इज़ गिवन इन अ रिमोट एरिया देन इट विल बी फुल्ली एग्जेम्प्ट। सी होगा इसका, ये पूरी तरह से कर मुक्त होगा। अब एक बार आप नियम पढ़ लीजिए। मैं बार बार बता दूं, क्वेश्चनों का मकसद वो क्वेश्चन पर्टिकुलर तो सॉल्व करना ही करना है, लेकिन उससे जुड़ा हुआ जो पूरा पैराग्राफ है वो आपको अच्छे से याद करना है, तब जाके आपकी बढ़िया तैयारी होगी। केवल ये जो क्वेश्चन मैंने कराए हैं, या मान लीजिए 2000 क्वेश्चन मैंने MCQ क्वेश्चन बैंक में दिए हैं, वो कर लेंगे तो वैसे सफिशिएंट रहेगा, लेकिन फिर भी आप आइट साइड के नियम उस पैराग्राफ को ज़रूर से देख के जाएंगे। कहता है नियोक्ता जब भोजन और पीने के लिए जो ड्रिंक होता है वो देता है तो उसमें क्या नियम है। तो अगर नियोक्ता अपने कर्मचारियों को वर्किंग आवर के दौरान निःशुल्क भोजन देता है या गैर अल्कोहलिक, यानी शराब नहीं, गैर अल्कोहलिक पीने का बेवरेजेस देता है, सॉफ्ट ड्रिंक कह लो, सॉफ्ट ड्रिंक हो गया, चाय कॉफ़ी हो गया, वो ऑफ़र करता है तो क्या होगा। अगर वो ऑफिस में या बिजनेस प्रमाइसेस में दिए जाते हैं तो वो एग्जेम्प्ट होते हैं। देखिए, भोजन की फैसिलिटी एम्प्लॉयर कैसे देगा, या तो वो उनके लिए भोजन बनवाएगा या फिर उनको फूड के जो टोकन होते हैं वो टोकन दे दिए जाएंगे। अगर टोकन दिए जाते हैं तो वो ट्रांसफरेबल नहीं होने चाहिए, और दूसरी बात है ये फैसिलिटी 50 रुपी तक ही एग्जेम्प्ट होती है। तो नॉर्मली 50 रुपी तक का ये एग्जेम्प्ट है। इसके अलावा वर्किंग आवर के दौरान कोई चाय नाश्ता दिया जाता है, जो टी एंड स्नैक्स होता है, वो भी एग्जेम्प्ट होता है। इसके अलावा अगर किसी दूरस्थ के लिए बोलेगा रिमोट एरिया, और समुद्र पार यानी ऑफ शोर, किसी दूरस्थ या समुद्र पार स्थान पे अगर निःशुल्क भोजन या गैर अल्कोहलिक पे दिया जाता है तो इसमें देखो कोई 50 की लिमिट नहीं है, ये फुल्ली एग्जेम्प्ट है। ठीक है, चलिए। मिस्टर राम ओन्स अ हाउस प्रॉपर्टी। श्री राम एक प्रॉपर्टी के मालिक हैं। उन्होंने लक्ष्मण को इसे 15,000 महीने के किराए पे दे दिया। लक्ष्मण ने इसे 20,000 रुपये महीने के किराए पे श्री मारुति को उप किराए पे दे दिया। तो लक्ष्मण की किराए की इनकम क्या होगी? तो देखिए, राम ने लक्ष्मण को किराए पे दिया, इस इनकम को तो हाउस प्रॉपर्टी माना जाएगा, और लक्ष्मण ने वही प्रॉपर्टी मारुति को दे दी। तो ठीक है, 15,000 रुपये किराए पर लेके इसने वो प्रॉपर्टी फर्दर 20,000 रुपये में दे दी। इस तरह लक्ष्मण ने 5,000 रुपये महीने की इनकम कर ली, और ये इनकम अदर सोर्स में मानी जाएगी। और अदर सोर्स में इनकम मानी जाएगी तो फिर कोई स्टैंडर्ड डिडक्शन भी नहीं मिलेगा। मैं समझाना ही चाहता हूँ कि प्रॉपर्टी का मालिक अगर प्रॉपर्टी किराए पे देता है तो वो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी मानी जाएगी, और उस पर 30% स्टैंडर्डेशन भी मिलता है। लेकिन जिसको हमने प्रॉपर्टी किराए पे दी, अगर उसने आगे प्रॉपर्टी किराए पे दे दी तो उसे रेंट ऑफ सबलेटिंग कहा जाता है, सबलेट इनकम कहा जाता है। सबलेट इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में जाती है, और उसमें फिर स्टैंडर्ड डिडक्शन नहीं मिलता है। ठीक है, चलिए। लीगल इनकम्स आर डैश डैश अंडर इनकम टैक्स एक्ट। आयकर अधिनियम के तहत अवैध आय है। तो बहुत ही बेसिक प्रिंसिपल है कि अगर किसी ने इलीगल सोर्स से इनकम कमाई है, हमें पता है लीगल सोर्सेज क्या होते हैं, इलीगल सोर्स क्या होते हैं, जिसके लिए कानून मनाही करता है, वो काम करके अगर अपन इनकम कमा लें तो उस पर टैक्स लगेगा नहीं लगेगा? बिल्कुल सर लगेगा, वो इनकम भी टैक्सेबल होगी। ठीक है, बाकी ऑप्शन ये थे कि वो इनकम एग्जेम्प्ट होगी, वो इनकम कुछ मामलों में टैक्सेबल होगी, वो इनकम कुछ मामलों में एग्जेम्प्ट होगी। ये बी और सी और डी तो एक जैसे ही ऑप्शन थे, लैंग्वेज अलग थी, लेकिन इलीगल इनकम भी पूरी तरह से टैक्सेबल होती है। नियम पढ़ लीजिए, इनकम फ्रॉम इलीगल सोर्सेज। इनकम टैक्स में लीगल इनकम और इलीगल इनकम में कोई भेदभाव नहीं किया है। अगर किसी ने तस्करी यानी स्मगलिंग की, चोरी की, डाका डाला, लाइसेंस का दुरुपयोग किया, ट्रेडमार्क का दुरुपयोग किया, रिश्वत से पैसे कमाए, तो ऐसी इनकम भी टैक्सेबल होगी। यहाँ तक कि ऐसी इनकम को पाने के लिए अगर कोई खर्चा किया हो तो वो खर्चा भी अलाउ होगा। ठीक है,
तो इलीगल इनकम टैक्सेबल होती है। वाइल कैलकुलेटिंग WDV फॉर डेप्रिसिएशन डैश डैश शैल बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द ओपनिंग WDV इन केस ऑफ सेल ऑफ असेट्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट समझने लायक क्वेश्चन है। देखिए, जब आप डेप्रिसिएशन वाला टॉपिक करते हैं तो डेप्रिसिएशन अपन कैसे काउंट करते हैं मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आपको वर्ष के शुरू की WDV चाहिए होती है। जैसे असेसमेंट ईयर 24-25 है ना, तो आपका प्रीवियस ईयर हुआ 23-24, ठीक है। तो आपको सबसे पहले 1 अप्रैल 2023 की WDV चाहिए होती है। सपोज़ करो आपके पास 10 मशीनें हैं और 10 मशीनों की ओपनिंग WDV 15 लाख है। इसके बाद नियम ये होता है कि आपने जो भी परचेज़ की है, आपने 23-24 के दौरान जो भी प्रॉपर्टी मशीन परचेज़ की है उसको आपको जोड़ना होगा, ठीक है। और नियम ये है कि आपने जिस भी असेट को या जिस भी मशीन को, इस ब्लॉक की बात चल रही है, तो जिस भी मशीन को बेचा होगा तो वो माइनस होगा। अब क्वेश्चन यहाँ ये है कि मान लो जिस मशीन को अपन ने बेचा, समझना, जिस मशीन को अपन ने बेचा वो बेसिकली 4 लाख रुपए की थी, लेकिन आज के दिन उसका मूल्य 2.5 लाख था, बाज़ार में मूल्य उसका 3 लाख था, लेकिन ये भी सपोज़ कर लेते कि अपने को 2 लाख में बेचनी पड़ी। तो आप कौन सा मूल्य लेस करेंगे? मेरा क्वेश्चन दोबारा समझिएगा। जिस मशीन को आपने बेचा उसकी बेसिकली कॉस्ट 4 लाख थी, उसकी आज के दिन WDV 2.5 लाख थी, उसका मार्केट वैल्यू 3 लाख था, लेकिन हमने सच में उसे 2 लाख में बेचा, तो आपको यहाँ 2 लाख रुपए लेस करना है। यहाँ पे ये चीज़ अकाउंट से अलग हो जाती है। अकाउंट्स के अंदर क्या होता है, हम जिस चीज़ को बेचते हैं उसके WDV को बुक्स में से हटा देते हैं, लेकिन इनकम टैक्स में डेप्रिसिएशन की कैलकुलेशन के पर्पज़ से जो ब्लॉक का निर्माण होता है उसमें जिस संपत्ति को आप बेचते हैं ना उसके सेलिंग प्राइस पे उसको हटाते हैं। अगर आपने चीज़ को 2 लाख रुपए में बेचा है, सिंपल नियम है, जिस मूल्य पे आप खरीदते हो उस खरीद मूल्य को जोड़ दो और संपत्ति को जिस मूल्य पे बेचते हो उस सेलिंग प्राइस पे लेंगे, तो आपको सेल वैल्यू ऑफ द सोल्ड असेट्स को माइनस करना है कैलकुलेशन करते समय। बहुत इंपॉर्टेंट था, ध्यान रखिएगा। इसके बाद है इफ़ मैरिज ऑफ द पार्टनर्स डज नॉट सबसिस्ट इनकम ऑफ द माइनर चाइल्ड शैल बी क्लब्ड इन द इनकम ऑफ। माइनर बच्चे की क्लबिंग के बहुत सारे अपन ने क्वेश्चन देखे। हमने ये अधिकतर कहा है कि बच्चे की इनकम को माता या पिता में जोड़ा जाता है, लेकिन अगर माता या पिता में संबंध विच्छेद हो चुका हो, उनके बीच में तलाक हो चुका हो, तो नियम ये है कि बच्चे की इनकम वहाँ जोड़ी जाएगी जो बच्चे का मेंटेनेंस करता है, जो बच्चे का भरण पोषण करता है। तो पहला नियम जो बच्चे को ज़्यादा प्यार करता है, नहीं, सही नियम ये है कि पेरेंट्स हु मेंटेन्स द चाइल्ड, वो अभिभावक जो बच्चे का भरण पोषण करता है। क्योंकि क्या होता है, जब तलाक होता है तो माइनर बच्चे की कस्टडी का सवाल उठता है कि माइनर बच्चे की कस्टडी किसको मिलेगी। तो अधिकतर मामलों में माता को मिलती है, कुछ मामलों में पिता को भी मिल सकती है। तो उस माइनर बच्चे की इनकम उस पेरेंट पे जोड़ी जाएगी जिसके पास बच्चा रहता है, यानी जो उसे मेंटेन करता है, उसका भरण पोषण करता है, ठीक है। तो इसका आंसर बी रहने वाला है, ध्यान दीजिएगा। इसके बाद एक बार नियम यही है, इनकम ऑफ अ माइनर चाइल्ड, लेकिन जहाँ माता पिता के मध्य विवाह विच्छेद अथवा तलाक हो गया हो तो उस दशा में अवयस्क बच्चे की आय को उसके पालनकर्ता माता या पिता जो भी पालन करता होगा उसकी आय में शामिल किया जाएगा। ये धारा 64(1)(a) का नियम है माइनर चाइल्ड की इनकम क्लबिंग का। मिस्टर पॉल सोल्ड अ लेट आउट बिल्डिंग विच फैचेज रेंटल इनकम ऑफ 10,500 पर मंथ टू हिज सन्स वाइफ ऑन 1 नवंबर 2003। हिंदी में पढ़ते हैं तो मिस्टर पॉल ने एक हाउस प्रॉपर्टी अपने बेटे की पत्नी, अब बेटे की पत्नी कौन हुई, बहू को 1 नवंबर 2023 को विक्रय की। अब ये बहुत ध्यान दीजिए कि ससुर जी ने, जो मिस्टर पॉल हैं, उन्होंने अपनी डॉटर इन लॉ को प्रॉपर्टी फ्री में ट्रांसफ़र नहीं की है। क्लबिंग के प्रावधान इस क्वेश्चन में लागू नहीं होंगे। उन्होंने प्रॉपर्टी को नवंबर में सेल किया है। मैं आपको समझाना लग रहा हूँ। देखिए, आपके क्वेश्चनों में असेसमेंट ईयर चल रहा है 24-25, यानी आपका प्रीवियस ईयर हो गया 23-24। प्रीवियस ईयर 23 की शुरुआत होती है 1 अप्रैल 2023 को और ख़त्म होता है 31 मार्च 2024 को। इसके बीच में ये जो ट्रांसफ़र हुआ है वो ट्रांसफ़र हुआ है 1 नवंबर 23 को, 1 नवंबर 23 यानी अक्टूबर तक, और इधर हुआ नवंबर से, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, तो यहाँ हुए 5 महीने और यहाँ हुए 7 महीने। तो जो शुरुआती 7 महीने हैं, शुरुआती 7 महीने में प्रॉपर्टी मिस्टर पॉल की थी, तो मिस्टर पॉल की मानी जाएगी। अंतिम 5 महीनों में ये पॉल की जो बहू है, उसका जो भी नाम हो, उसकी इनकम मानी जाएगी।
वैसे ये जो प्रॉपर्टी है जिसकी बात चल रही है उससे 10,500 रुपये महीना किराया मिलता है। इस प्रॉपर्टी पे 6,000 रुपये का नगर निगम कर, है ना, नगर निगम का यानी एक तरह से म्यूनसिपल टैक्स हो गया, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन टैक्स है। ये 10 जनवरी 2024 को चुकाया गया है। तो ऑब्वियस ही बात है नवंबर के बाद ये प्रॉपर्टी बहू के हाथ में आ गई थी, तो म्यूनसिपल टैक्स बहू ने चुकाया है। श्री पॉल की बहू की, यहाँ लिखा है श्री पॉल की बहू की इस संपत्ति को छोड़ दें तो बाकी इनकम 2,60,000 है। बताओ इसकी टोटल इनकम कितनी है। तो ये जो बहू रानी है इनकी इनकम 2,60,000 रुपये तो आपको लेनी है, प्लस आपको क्या करना है, प्लस आपको 5 महीने की इनकम जोड़नी है जो कि हाउस प्रॉपर्टी से इनकम होगी। बस समझाना ये चाह रहा है कि आपको अगर मैं आपको बता दूं कि ये प्रॉपर्टी गिफ्ट हुई होती तो ये इनकम पूरी की पूरी ससुर में जाती और फिर इस प्रॉपर्टी की इनकम मैं बहू में नहीं लेता। लेकिन इस क्वेश्चन में प्रॉपर्टी सेल हुई है, अतः ये इनकम बहू की मानी जाएगी। और कैसे करेंगे मैं आपको कैलकुलेशन करके बता देता हूँ। देखो इस 5 महीने की इनकम 52,500 रुपये बहू को मिलेगी, उसमें जो म्यूनसिपल टैक्स चुकाया वो लेस हो जाएगा और नीचे आके 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन लेस हो जाएगा। 32,550 रुपये HP इनकम मानी जाएगी, इसमें क्लबिंग नहीं होगी। 260,000 इसकी इनकम वैसे ही है, 32,550 रुपये इस प्रॉपर्टी से इनकम हो गई, तो टैक्सेबल इनकम हो गई 2,92,550। तो ये इसका आंसर रहेगा बी, 2,92,550। ठीक है, चलिए इसके बाद बात करते हैं। इन केस ऑफ विनिंग फ्रॉम हॉर्स रेसेस पेमेंट एक्सीडिंग डैश डैश आर सब्जेक्ट टू टैक्स डिडक्शन एट अ सोर्स ऑफ डैश डैश। अगर आपने घुड़दौड़ में दांव लगाया, घोड़े की जो रेस होती है उस पर दांव लगाया, आप अगर जीत गए तो अगर आपका इनाम 10,000 से ज़्यादा है तो सामने वाला आपको 30% TDS काट के भुगतान करेगा। सपोज़ करो आपने दांव लगाया और आप 1,00,000 रुपये जीत गए तो आपको 1,00,000 रुपये नहीं मिलेगा, उसमें से 30% TDS कटेगा और 70,000 रुपये आपको मिलेगा। इस 70,000 को नेट रिसिप्ट कहा जाएगा और इस 1,00,000 रुपये को ग्रॉस रिसिप्ट कहा जाएगा। आपका 30% TDS काटा जाएगा। ये नियम है 194BB। ये हॉर्स रेस का नियम है। 194B आपका लॉटरी से इनकम का नियम है, उसमें भी 10,000 की लिमिट है, 30% टैक्स रेट है। हॉर्स रेस में जो TDS का सेक्शन है वो है 194BB। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। ये TDS के मामलों में कौन काटेगा, किसका कटेगा, कब कटेगा, किस रेट से कटेगा, ये आपको याद करके जाना होता है। ठीक है, चलो। ऑफ इनकम मीन्स, ये जो हम आय की क्लबिंग वर्ड बोलते हैं उसका क्या मतलब होता है। तो जब एक व्यक्ति की इनकम में, एक व्यक्ति मतलब एक असेसी की इनकम में दूसरे असेसी की इनकम को जोड़ा जाता है तो उसे अपन बोलते हैं क्लबिंग। तो ये कह रहा है कि दो पार्टनर की इनकम को शामिल करने को क्लबिंग बोलते हैं, नहीं। निर्धारित की आय में अन्य व्यक्ति की आय को शामिल करना, ये है क्लबिंग। तो मिस्टर एक्स हैं, उन्होंने एक प्रॉपर्टी अपनी मिसेस को ट्रांसफ़र कर दी, तो मिसेस को उससे जो इनकम होगी वो मिस्टर एक्स की मानी जाएगी। या मिस्टर एक्स ने एक FD अपने 10 साल के बच्चे के नाम कर दी, तो इस 10 साल के बच्चे को FD की जो इनकम होगी वो मिस्टर एक्स की मानी जाएगी, या माता पिता में जिसकी भी इनकम ज़्यादा होगी उसकी मानी जाएगी। तो नियम क्या हुआ, जब एक व्यक्ति की आय को निर्धारित की आय में जोड़ दिया जाता है तो उसे अपन बोलते हैं आय की क्लबिंग। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। टैक्स इज नॉट रिक्वायर्ड टू बी डिडक्टेड एट सोर्स वेयर द टोटल इनकम ऑफ कंसिडरेशन फॉर द ट्रांसफर ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी इज लेस देन रुपीज़। कहता है TDS की ज़रूरत नहीं है अगर अचल संपत्ति के ट्रांसफ़र के लिए प्रतिफल की कुल राशि 50 लाख से कम है। मतलब क्या कि जैसे अगर मान लीजिए कि A ने B से एक प्रॉपर्टी खरीदी और 40 लाख में खरीदी, ठीक है, या सिंपल यूँ कर लेते हैं, A को कर लेते हैं सेलर और B को कर लेते हैं बायर। तो अब मैं वापस बोलता हूँ, B ने कोई प्रॉपर्टी 40 लाख रुपए में ख़रीदी तो ये इसको 40 लाख रुपए दे देगा, कोई TDS काटने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर B ने प्रॉपर्टी को 55 लाख रुपए में ख़रीदा होता तो B को 1% TDS काटना पड़ेगा। B जो ख़रीदार है अगर वो 50 लाख रुपए से ज़्यादा का पेमेंट कर रहा है फॉर इमूवेबल प्रॉपर्टी तो उसे 1% TDS काटना पड़ेगा, ये नियम है। तो 50 लाख का आपको लिमिट याद रखना है। सेक्शन का नाम है 194IA।
इसमें टीडीएस जो बायर होता है वो काटा करता है। 50 लाख से कम पे टीडीएस नहीं काटना है। अगर मान लो 70 लाख की प्रॉपर्टी है तो ऐसा नहीं है कि ऊपर के 20 लाख पे काटना है। अगर 70 लाख का ट्रांजैक्शन वैल्यू है, कंसिडरेशन 70 लाख है, तो पूरे 70 लाख रुपए पे टीडीएस कटेगा। अगर पेमेंट टुकड़ों में हो रहा है तो भी तो हर इंस्टॉलमेंट में कटेगा, ठीक है। और जो रेट ऑफ टीडीएस है वो 1% है। और अगर सामने वाला पैन नहीं देता है, पैन कार्ड प्रस्तुत नहीं करता है, तो 20% टीडीएस कटेगा, ठीक है। चलिए, इसके बाद है मिस्टर शर्मा ने एक राजनीतिक दल में योगदान दिया, चंदा दिया, तो वो कटौती का लाभ ले सकते हैं। ये इनके लिए सेक्शन है ATGGC, ठीक है। आपको सेक्शन पता ही है। ATG होता है डोनेशन, कुछ खास तरह की संस्थाओं को डोनेशन देने पर ATG का बेनिफिट मिलता है। ATGGA मिलता है अगर आप रूरल डेवलपमेंट के लिए या रिसर्च के लिए डोनेट करते हैं। ATGGB अगर कोई कंपनी होती है, अगर कोई कंपनी किसी पॉलिटिकल पार्टी को डोनेट करती है तो ATGGB होता है। हमारे मामले में मिस्टर शर्मा हैं जो कि एक इंडिविजुअल हैं, उन्होंने कंट्रीब्यूट किया है, तो वो ATGGC का बेनिफिट ले सकते हैं। ये आप नियम याद रखिएगा। ATGGC और GGBA में कैश डोनेशन का नियम नहीं है। हालांकि ATGGA जो है उसमें साइंटिफिक रिसर्च या रूरल डेवलपमेंट के लिए डोनेशन देने वाले 10,000 रुपये तक का नकद दान दे सकते हैं। अगर वो बिज़नेस करते हैं तो वो कटौती बिज़नेस सेक्शन में जाके लेंगे, और अगर वो नॉन बिज़नेस असेसी हैं और रिसर्च के लिए डोनेशन देते हैं तो फिर वो ATGGA में जा सकते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सेक्शन 70 से 80 डील्स विद सैलरी, कैपिटल गेन, क्लबिंग ऑफ इनकम, सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड। तो हमने आज ही पढ़ा 60 से 64 के नियम। 60 से 64 के नियम ये आपके हैं क्लबिंग के नियम। 45 से लेके 55 तक के नियम आपके सैलरी के आपके कैपिटल गेन के होते हैं। सैलरी के नियम समथिंग सेक्शन 15 से स्टार्ट होते हैं। तो 70 से 80 ये हैं आपके सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड के नियम। तो सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड के नियम हैं, देखो लिखा हुआ है कि कैसे आप अपने लॉस को सेट ऑफ करेंगे, अपने हेड से करेंगे, आस पड़ोस के हेड से करेंगे। लॉस सेट ऑफ नहीं होगा तो अगले साल के लिए कैरी फॉरवर्ड किए जाएंगे। इन सब के नियम सेक्शन 70 से 80 में दिए गए हैं। आज के लिए लास्ट क्वेश्चन कहता है अ फीस ऑफ डैश डैश रुपी पर डे इज़ लिवाइड अंडर सेक्शन 234E फॉर लेट फर्निशिंग ऑफ TDS स्टेटमेंट। अगर आपने किसी का TDS काटा है तो आपको उसका जो स्टेटमेंट है, उसका जो रिटर्न है वो समय पे फाइल करना पड़ेगा। नहीं फाइल करोगे तो 200 रुपये पर डे की पेनल्टी लगेगी। तो आपको याद रखना है 234E के तहत TDS या TCS स्टेटमेंट अगर सबमिट नहीं किया तो 200 रुपये पर डे की पेनल्टी लगेगी। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जो अप्रैल मई जून है, ठीक है, उसकी TDS रिटर्न आपको 31 जुलाई यानी 1 महीने बाद तक भरनी है। जुलाई अगस्त सितंबर की रिटर्न है वो आपको अक्टूबर तक की भरनी है। अक्टूबर नवंबर दिसंबर की रिटर्न है वो आपको जनवरी को भरनी है। और लास्ट रिटर्न जो जनवरी फरवरी मार्च की होती है उसमें आपको 2 महीने का समय मिलता है। आपको मई तक TDS रिटर्न सबमिट करनी है। और बात सुन लीजिए, नहीं सबमिट करने पे 200 रुपये पर डे की पेनल्टी लगेगी, लेकिन ये पेनल्टी की रकम TDS या TCS से ज़्यादा नहीं हो सकती। एक और बात है कि अगर आप ये फ़ीस का भुगतान, ये फ़ीस बताई मैंने, अगर ये फ़ीस नहीं चुकाओगे तो आपके ऊपर ब्याज भी लगाया जा सकता है। और ये हो सकता है कि असेसिंग ऑफिसर आपके ऊपर पेनल्टी इम्पोज़ कर दे। वो पेनल्टी सेक्शन 271H में इम्पोज़ की जाएगी और वो पेनल्टी 10,000 रुपये से लगाकर 1 लाख रुपए तक की हो सकती है। तो आप हल्के में मत लीजिए। अगर आपने TDS TCS काटा है तो आपको समय पे जमा भी कराना है। जमा कराने के लिए आपको अगले महीने की 7 तारीख तक जमा करा देना पड़ता है, ठीक है। लेकिन और जो TDS का रिटर्न है उसमें आपको जनरली 1 महीने का समय मिलता है और लास्ट TDS रिटर्न में आपको 2 महीने तक का समय मिलता है। तो ये सारे नियम आप समझिएगा। होप वीडियो आपके लिए यूज़फुल रहा होगा। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ठीक है। कुछ बात नहीं समझ में आई तो कमेंट कर सकते हैं या व्हाट्सएप कर सकते हैं।